एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। मैं ना चाहते हुए भी वो सब कुछ सोचने पर बार-बार बाध्य हो जाता हूँ। करीब 7 बजे होंगे। शाम को मोबाइल की घंटी बजी। सर्दी ज़्यादा होने के नाते मैं जल्दी घर आ गया था। श्रीमती जी लखनऊ में हैं तो चाय अपने आप ही बनानी पड़ी। वहीं चाय का एक कप हाथ में था। मोबाइल उठाया तो उधर से रोने की आवाज़। मैं तो घबरा सा गया। फिर आवाज़ क्लियर हुई। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या। उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आप चाणक्यपुरी आ सकते हैं। मैंने कहा परेशानी बताइए और भाई साहब कहाँ हैं, माता जी किधर हैं, आखिर आप बार बार एक ही खींच की रट क्यों लगा रही हैं और आप रो क्यों रही हैं। लेकिन उधर से केवल एक ही बात आई कि आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा लगेगा। मैंने अपनी चाय जैसे तैसे ख़त्म की, टाई की नॉट को टाइट किया, जूते पहने और निकल गया। जैसे तैसे पूरी हड़बड़ाहट में पहुंचा। देखा तो भाई साहब जो 30 हजारी न्यायालय में जज हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 13 साल का बेटा रोहन भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने पूछा भाई साहब क्या बात है। भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे। फिर भाभी जी ने कहा ये देखिए तलाक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल है। प्रथम दृष्टि में मुझे लगा ये मजाक है, लेकिन भाभी जी का रोना और भाई साहब की खामोशी कुछ और ही कह रही थी। मैं सवाल कर रहा हूँ लेकिन भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने बच्चों से पूछा दादी किधर है। बच्चों ने कहा पापा 3 दिन पहले नोएडा के वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर आए। मैंने घर के नौकर से कहा मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिश की पिलाने की, लेकिन उन्होंने चाय नहीं पी और कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले 1.5 साल में मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि अंबिका ने कसम खा ली कि मैं माँ जी को ज़्यादा ध्यान नहीं रख सकती। हम लोगों से ज़्यादा बेहतर ये ओल्ड एज होम वाले रखते हैं। ना अंबिका उनसे बात करती थी, ना मेरे बच्चे मुझसे उनसे बात करते थे। माँ मेरे कोर्ट से आने के बाद खूब रोती थी। नौकर तक भी अपने मन से व्यवहार करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। बहुत कोशिश की फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अपनी सोच के मुताबिक जी सकूं। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी और उस माँ को मैं ओल्ड एज हाउस में शिफ्ट करके आ गया। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जिसको उसने केवल मेरे लिए उठाया। मुझे आज भी याद है जब मैं 10वीं की परीक्षा में अपियर होने वाला था, माँ मेरे साथ रात भर बैठी रहती। एक बार माँ को बहुत फीवर हुआ। मैं स्कूल से आया था, उसका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैं जब माँ के गले लगा तो लगने नहीं दी, फिर भी मैं उनको पकड़ लिया। मैंने कहा माँ तुझे फीवर है। हंसते हुए बोली अभी खाना बना रही थी इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती कि कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और बोले जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सकते तो मैं अपनी बीवी और बच्चों के क्या होंगे, जिनके शरीर के टुकड़े हैं। अगर हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कराएं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी
उनकी किसी चीज को नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो किसी और के लिए क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है, माँ इतनी बोझ लग रही है, तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ और सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूँगा। कम से कम मैं माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे ज़्यादा रो रहे थे। बात करते करते रात के 12:30 हो गए। भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके भाव भी प्रायश्चित और गिलानी से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर को बोला, अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे समेत हम लोग नोएडा पहुंचे। बहुत रिक्वेस्ट करने पर गेट खोला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी माँ है, उसको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, सारे सबूत सामने हैं, तब तो आप अपने माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। उसने भी उस समय किसी फॉर्मेलिटीज को करने से मना कर दिया। उसने अपने कातर शब्दों में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं मार दे तो मैं यीशु को क्या जवाब दूंगी? मैंने सिस्टर को कहा, आप विश्वास रखिए, ये लोग बहुत पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। केवल एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है और वो भी माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखा तो उनको लगा शायद बात खुले नहीं और संकोच करने लगी। लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जमा हो गए। उनकी भी आंखें नम थीं। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा में देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आएगा। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। आते आते करीब 4 बज गए। सुबह तो शायद इस दुनिया में सबके लिए थी, लेकिन भाई साहब और उनके परिवार का सवेरा सबसे अलग था। माँ जी के कमरे में हम सब काफी समय बैठे रहे। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। भाई साहब के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आने लगी। मुझे भी विदा लेकर चलने का समय हो गया, क्योंकि एकेडमी में पहुंचकर क्लास भी तो लेनी थी। दोस्तों, माँ केवल माँ है, उसको मरने से पहले न मारें।